हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएससी बाय डीसी सर। इस चैनल पर हमने निशुल्क शिक्षा की शुरुआत की और फिर एक क्रमबद्ध तरीके से हमने पढ़ना शुरू किया। दोस्तों, हमारी मूल पहचान क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना है ताकि हम जो पढ़े वो कम से कम 100% देकर के पढ़े, 100% प्राप्त करने के लिए पढ़े। चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा जाति व्यवस्था, जो कि भारत की विशेष व्यवस्था है, इस पर फोकस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आज सिलेबस को हम अच्छे से देख चुके हैं। इस सिलेबस को आप लोगों को कंठस्थ रूप से याद कर लेना है। अनुष्ठान एवं विविध संदर्भ हमने पढ़ लिया था। आज हम जाति व्यवस्था पर फोकस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले बैकग्राउंड में कुछ बात समझनी होगी कि जाति व्यवस्था क्या है। अगर जाति व्यवस्था को मैं एक शब्द में डिफाइन करूं कि जाति व्यवस्था या जाति क्या है, तो बहुत आसान नहीं होगा कि मैं उसे किसी एक ही शब्द से बता दूं। जाति, जाति जो कभी ना जाती, कभी नहीं जाती, इसका मतलब है कि जन्म से आपको जो प्राप्त हो गई है वो कभी नहीं जाएगी। तो यहां वाला जो जाति है ये ऐसी मात्रा वाला होगा, जाति जो कभी नहीं जाती। लेकिन ये बात से समझ नहीं आएगा। समझ कैसे आएगा? इस बात को समझने के लिए हम थोड़ी सी एक अलग बात को समझ लेते हैं या थोड़ा सा बेस समझते हैं। हर एक समाज चाहता है कि उसके जो लोग हों, उसके जो नागरिक हों, वो प्रगति करें, तरक्की करें, विकास करें। हर एक समाज अपने नागरिकों को एक स्थान पर देखना चाहता है। वो चाहता है कि सब में समानता हो, लेकिन वे सब आगे बढ़ने की कोशिश करें, सब अपने आप में विकास करें। जिसमें क्षमता है वो उसकी क्षमता के अनुसार, योग्यता के अनुसार आगे बढ़े। लेकिन ये गलत अवधारणा है। सामाजिक अवधारणा के रूप में हर एक समाज चाहता है कि व्यक्ति आगे बढ़े, लेकिन वो दूसरे तरीके से चाहता है कि समानता भी हो। जब भी किसी समाज में समानता होती है, आप एक बार इमेजिन करके देखिए इस चीज को जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अगर भारतीय समाज में सब लोग ब्राह्मण होते, या सब लोग क्षत्रिय होते, या सब लोग वैश्य होते, या सब लोग शूद्र होते, इसे दूसरे एंगल से समझते हैं। भारत का हर नागरिक करोड़पति होता, या भारत का हर आदमी शून्य गरीब होता, सबकी जेब में 10 रुपए हो, ऐसा होता, तो क्या होता? भारत का अगर हर नागरिक एक जैसा होता, सब में एकदम समानता होती, एकदम समानता होती, तो हमारा देश कभी तरक्की नहीं करता। देश कभी भी तरक्की नहीं करता, कभी भी तरक्की नहीं करता, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता। क्योंकि हम आगे कब बढ़ते हैं? हम अपने आसपास के माहौल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। हम अपने कंफर्ट जोन से आगे जाने की कोशिश करते हैं, या हम उसी में कंफर्ट जोन में ही, अगर हमारा कंफर्ट जोन क्या बन जाता है, जो हमारा आसपास का वातावरण हमें दिखाता है। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसे समझिएगा। इस दुनिया में एक कॉन्सेप्ट चलता है कि जब सब लोग समान हो जाते हैं तो वे सब लोग एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि सब लोग समान हैं। हम आगे बढ़ने की कोशिश कब करते हैं? जब कोई हमसे आगे है, हम उससे पीछे हैं, हम उससे और हमसे कोई पीछे है। अब ये आदमी इससे आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, ये आदमी इससे, ये आदमी इससे, और ये आदमी इससे, और इस तरीके से हर एक आदमी आगे बढ़ने की कोशिश करेगा और समाज में प्रगति होना शुरू हो जाएगी, समाज में विकास होना शुरू हो जाएगा। जब हर एक आदमी समानता को प्राप्त कर लेगा तो फिर किसी के बीच प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा और कंपटीशन रहेगा ही नहीं। जैसे अगर मेरे पास एक रोल्स रॉयल्स गाड़ी है, मेरे पड़ोसी के पास भी है, तीसरे पड़ोसी के पास भी, और चौथे पड़ोसी के, मतलब सबके पास रोल्स रॉयल्स है, तो अब हम तरक्की करना बंद कर देंगे।
लेकिन अगर हमारे पड़ोस में किसी एक व्यक्ति के पास रोल्स रॉयल्स है और हमारे पास हुंडई सिटी भी है, तो भी हमारे चैन नहीं पड़ने वाला है। हम कोशिश करेंगे कि मेरे पास भी रोल्स रॉयल्स हो, मेरे पास भी रेंज रोवर हो, मेरे पास भी लैम्बोर्गिनी हो। मतलब हम कोशिश करते हैं तब जब हमें अपने से कोई अच्छा दिखता है। सीधे मैं एक बात समझाऊं कि जब समाज में सब लोगों में ऊंच नीच का भाव होता है, अर्थात कोई आदमी बड़ा पैसे वाला, कोई आदमी उससे गरीब, कोई दूसरा उससे गरीब, कोई तीसरा उससे भी गरीब, तो जब लोगों के मध्य इस तरीके का स्त्रीकरण होता है, समाज शास्त्र की भाषा में इसे हम कहते हैं स्त्रीकरण। क्या कहते हैं? स्त्रीकरण। चलो स्त्रीकरण शायद समझ ना आए तो एक सामान्य शब्द कि जब समाज में ऊंच नीच का भाव होता है, ऊंच नीच का भाव होता है, तब हम लोग अपने से आगे बढ़ने की कोशिश करने लगते हैं। और जब हम इस भाव से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हर आदमी जो समाज में जी रहा है वो सब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा समाज जो है वो तरक्की करने लगता है, वो विकास करने लगता है। ये इकोनॉमी का उदाहरण है। समाज और अर्थव्यवस्था दो अलग अलग सब्जेक्ट है। समाज जहां कहता है कि सब में समानता हो तो न्याय की स्थापना हो जाएगी, लेकिन अर्थव्यवस्था वहां कहती है कि नहीं भाई, समानता तो होनी ही नहीं चाहिए। अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट कहता है कि जितनी ज्यादा असमानता होगी लोग उतना ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, समानता प्राप्त करने के लिए अपने आप में खूब मेहनत करेंगे। मैं एक उदाहरण देता हूं और आपको, अगर आप सबके पहचान वाले सभी लोगों की सैलरी 10,000 हो जाए, मतलब मान लीजिए कि हिंदुस्तान में एक आईएएस ऑफिसर की सैलरी भी 10,000 हो, एक झाड़ू निकालने वाले की सैलरी भी 10,000 हो, प्राइवेट धंधा करने वाले की भी जो सैलरी है वो 10,000 हो, और डॉक्टर की सैलरी भी 10,000 हो। अब इस डॉक्टर में कोई मोटिवेशन ही नहीं होगा काम करने का, क्योंकि उसे भी उतना ही पैसा मिलना है जितना सबको मिलना है। धीरे 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 अकर्मण्यता, क्या? अकर्मण्यता, अकर्म, ये स्थिति पैदा होगी और धीरे धीरे ये पूरा समाज जो है वो भंगुर हो जाएगा, कोई आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा। आज सब लोग तरक्की करना क्यों चाहते हैं, क्यों प्रयास कर रहे हैं? एक क्लर्क की सैलरी होती है, क्लर्क जो होता है ना किसी भी ऑफिस में, उसकी सैलरी होती है 30,000, 20,000, 50,000। वो क्लर्क जो है वो 30,000 से ज्यादा कमाने के लिए, मतलब वो अधिकारी बनने के लिए, अधिकारी की सैलरी 60,000 होती है, तो उस अधिकारी के समान सैलरी पाने के लिए नौकरी करने के बाद घर जाकर फिर पढ़ाई करता है, नौकरी भी अच्छे मन से करता है, फिर घर जाकर पढ़ाई करता है। ये अधिकारी का भी बड़ा अधिकारी आईएएस हो सकता है, ये आईएएस की सैलरी होती है 90,000 रुपए, तो ये अधिकारी भी और तरक्की करने की कोशिश करता है, और ज्यादा प्रयास करता है, और ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करता है। आप इमेजिन कीजिए कि एक क्लर्क की सैलरी भी 10,000 होती, पीसीएस ऑफिसर की भी सैलरी 10,000 होती और आईएएस ऑफिसर की भी सैलरी 10,000 होती, तो कोई आदमी आईएएस बनना ही क्यों चाहता? कोई आदमी क्लर्क बन के ही संतुष्ट हो जाता। और इस तरीका की जब स्थिति होती तो समाज में समानता आ जाती, सब सुखी हो जाते, लेकिन उससे पूरा समाज नष्ट हो जाता, उससे पूरा समाज जो है वो आगे ही नहीं बढ़ पाता। इतना आपको समझ में आया होगा कि समाज में वृद्धि, विकास, प्रगति प्रतिस्पर्धा के लिए जरूरी है। प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, कंपटीशन नहीं होगा। अब इस दुनिया की हर समाज ने, इस दुनिया की हर समाज ने, दुनिया की हर समाज ने क्या किया? हर समाज ने किया है ये काम, लेकिन हमारे यहां उसे जाति के नाम से किया गया। दुनिया की हर समाज में, अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहां पे वर्ग सिस्टम चलता है, मतलब पैसा जो है वो आधार बनता है लोगों में ऊंच नीच का। अमेरिकी समाज जो है वो एक काम करता है, हर समाज एक काम करता है जिसे हम स्त्रीकरण कहते हैं। अब पहले स्त्रीकरण शब्द का अर्थ समझ लो। जब किसी भी समाज को ऊंच नीच के भाव में बांट दिया जाता है,
तो इस प्रकार से ऊंच नीच के भाव में बांटना ही स्त्रीकरण कहलाता है। हर एक समाज अपने अपने लोगों को अलग अलग तरीके से बांटता है, स्त्रीकरण करता है, क्योंकि स्त्रीकरण जरूरी है। स्त्रीकरण नहीं होगा तो लोग विकास नहीं करेंगे, लोग आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। तो अमेरिकी समाज में पैसे को आधार बना करके लोगों को 3 वर्गों में बांट दिया गया। पैसे वाला वर्ग मतलब अमीर वर्ग, फिर मध्यम वर्ग और फिर गरीब वर्ग, इस तरीके से बांट दिया गया। अगर यही हम थोड़ा आगे चलें और हम रूस की बात करें तो रूस में भी इसी आधार पर 2 तरीके से बांट दिया गया लोगों को, सर्वहारा वर्ग और बुजुर्वा वर्ग। अलग अलग आधार है, वहां चर्च से जिन जिन को शक्ति प्राप्त हुई उसके आधार पर बांटा गया। भारत में भी लोगों को इसी तरीके से बांटने की कोशिश की गई। पहले हमने वर्ण से बांटा और फिर वर्ण का खत्म हो गया तामझाम तो हमने जाति के आधार पर बांट दिया। तो जाति के आधार पर लोगों को ऊंच नीच के भाव में, ऊंच और नीच के भाव में, कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है, इस रूप में बांट दिया। अब शायद मैं आप लोगों के दिमाग में एक छोटी सी बात क्रिएट कर पाया हूं कि जाति जो है वो लोगों को ऊंच नीच के भाव में बांटने का काम करती है, ताकि समाज को प्रगति के मार्ग पर, प्रतिस्पर्धा के मार्ग पर ले जाया जा सके। और आगे बढ़ते हैं। देखो भारत में कैसे बांटा गया था। भारत में शुरुआत में वर्ण व्यवस्था थी। क्या थी? वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था ने क्या किया, लोगों को उनकी योग्यता के हिसाब से, कि भाई जो जैसा काम करेगा उस हिसाब से उसका वर्ण होगा। कोई व्यक्ति ब्राह्मण होगा, कोई व्यक्ति क्षत्रिय होगा, कोई व्यक्ति वैश्य होगा और कोई व्यक्ति शूद्र होगा। और इन सब में ब्राह्मण जो है वो पहले नंबर पर, क्षत्रिय दूसरे और शूद्र जो है वो चौथे नंबर पर, इस रूप में होगा। लेकिन धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था जब जन्म के आधार पर, देखो ये कर्म आधारित व्यवस्था थी, कर्म के आधार पर हमने काम रखा था, लेकिन फिर समाज में कुछ त्रुटियां आ जाती है ना, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कुछ गड़बड़ियां आती है। उस गड़बड़ी के कारण यह व्यवस्था हो गई जन्म के आधार पर। और जैसे ये जन्म के आधार पर हुई तो इसी से एक नई व्यवस्था का जन्म हुआ जिसे हमने जाति कहा। जाति भी लोगों को ऊपर नीचे या ऊंच नीच के भाव में, ऊंच नीच के भाव में बांटने का काम करती थी। वो किसी को ब्राह्मण, किसी को वैश्य, किसी को क्षत्रिय, किसी को कुछ और, किसी को कुछ और ऐसे धीरे धीरे करते करते नई नई जातियां होकर के लगभग 1300 जातियां हमने बना दी। हमने ब्राह्मणों में भी फिर ऊंच नीच का भाव पैदा किया, क्षत्रियों में भी ऊंच नीच का भाव पैदा किया, वैश्य में भी और शूद्र में भी। हमने शूद्र में भी ऊंचा शूद्र, नीचा शूद्र, मध्यम शूद्र, ऐसे बहुत कैटेगरीज बना दी। इस तरीके की जो व्यवस्था बनी वो जाति व्यवस्था के नाम से जानी गई। आपके दिमाग में शायद बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, जाति व्यवस्था आई कहां से। अब सोशियोलॉजी के टर्म में हमें पढ़ना क्या है, बोलना क्या है, लिखना क्या है, उस पर चलते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट की बात हो गई। चलिए मूल उदाहरण पर चलते हैं। जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था क्या है? जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है। क्या है ये? अब सोशियोलॉजी में क्या लिखना होगा वो बता रहा हूं। जो जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता जन्म पर आधारित होती है और जो अपने सदस्यों पर खान पान, विवाह, पेशा और सामाजिक सहवास मतलब रहन सहन अनेक प्रतिबंध लागू करती है। बहुत सरल और सबसे सरल डेफिनेशन में आपको बता रहा हूं। जाति क्या है? जाति एक बंद समूह है। क्या है? बंद समूह। बंद क्यों है? क्योंकि इसकी सदस्यता केवल और केवल, सदस्यता केवल और केवल जन्म लेने पर ही प्राप्त हो सकती है तथा यहां अपने सदस्यों पर जो जो याद आ जाए वो लिखना। खान पान, निवास, व्यवहार, विवाह आदि के नियम लागू करती है। वो व्यवस्था क्या कहलाती है? जाति व्यवस्था कहलाती है। बहुत स्पष्ट याद रहे, ये रटा हुआ रहे, इतनी डेफिनेशन लिख कर आना
सोशियोलॉजी में कोई पेपर ऐसा नहीं हो सकता जिसमें ये डेफिनेशन पूछी ना जाए या इंपॉर्टेंट ना हो, वो कहीं ना कहीं यूज करनी पड़ेगी आपको। ये किसी न किसी तरीके से आपके एग्जाम में आएगा टॉपिक, और यही परिभाषा आपको लिखनी है। जाति एक बंद वर्ग है, ये बहुत अच्छे से याद रखो, बंद समूह है या वर्ग है जिसकी सदस्यता केवल जन्म पर आधारित होती है और इसके सदस्यों पर खान पान, निवास, व्यवहार और विवाह से संबंधित कुछ निषेध या नियम लागू होते हैं, अर्थात उन्हीं के अनुसार उनको काम करना होता है, खाना खाना होता है, वही कपड़े पहनने होते हैं, वही व्यवहार करना होता है। मुझे लग रहा है कि इसको जितने सरलतम तरीके से मैं आपको प्रेजेंट कर सकता था मैंने किया। अब आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ जाते हैं। अब इसके फीचर्स पर चलते हैं। उससे पहले कुछ शब्द, शाब्दिक अर्थ, देखो ये कोई काम का नहीं है सोशियोलॉजी में शाब्दिक अर्थ, लेकिन फिर भी बता देता हूं। जाति का अर्थ और परिभाषा देख लेते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अ कास्ट। जाति शब्द जो है वह अंग्रेजी के कास्ट शब्द से बना है, जो कि पुर्तगाली भाषा के कास्टा शब्द का से लिया गया है। और ये कास्टा शब्द का अर्थ होता है मत, विभेद या जाति। तीनों ही एक ही बात है। मत मतलब अलग अलग मत वाले या विचार वाले वे लोग, विभेद मतलब अलग अलग प्रकार के लोग, जाति मतलब हमने समझ ही लिया। जाति शब्द अंग्रेजी भाषा के कास्ट का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी के कास्ट शब्द का व्युत्पत्ति पुर्तगाली भाषा के कास्टा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है मत, विभेद या जाति से लिया जाता है। कोई काम का नहीं है, भले ही मत लिख करके आना है, काम का है ही नहीं है, सब चीजें नहीं पढ़ी जाती सोशियोलॉजी में। जाति शब्द की उत्पत्ति। जाति शब्द की उत्पत्ति का पता 1665 में ग्रेसिया डी ओरेटा नामक विद्वान ने लगाया था। तो याद रखना, जाति शब्द किसने दिया या कास्ट शब्द पहली बार किसने दिया, तो याद रखना ये ग्रेसिया दी ओरेटा नाम के व्यक्ति थे। उसके बाद फ्रांस के एक विद्वान है अब्बे डुबाई। क्या नाम है? अब्बे डुबाई। फंस गए तो अब भी डूब जाओ, फंस गए तो अब्बे डुबाई नाम के जो है व्यक्ति, इनका प्रयोग इन्होंने प्रजाति, देखो हमारे यहाँ पाई जाती है ना ऑस्ट्रेलियाड, मंगोलाइट, निग्रेटो, इन प्रजाति के स्थान पर जाति शब्द का उपयोग किया और यहीं से ये शब्द अब्बे डुबाई ने फेमस कर दिया। उसके बाद हमेशा ये शब्द उपयोग होते रहा। आगे बढ़ जाते हैं। दो फैक्ट केवल याद रख लेना। पहला शब्द है ओरेटा और दूसरा है अब्बे डुबाई। इन दोनों ने इस शब्द को पहली बार उपयोग किया था या प्रभाव मतलब फेमस करवाया। कुछ डेफिनेशंस हम याद कर लेते हैं इस पॉइंट की। मजूमदार एवं मदान, ये सोशियोलॉजी के बड़े अच्छे थिंकर माने जाते हैं। इन्होंने एक शब्द में कह दिया कि जाति एक बंद वर्ग है। इतनी सी डेफिनेशन बोली इन्होंने कि जाति क्या है, जाति एक बंद वर्ग है। बस खत्म कहानी की जाति एक बंद वर्ग है। कूले जो है, चार्ल्स कूले की बात कर रहे हैं। चार्ल्स कूले ने डेफिनेशन क्या दी? जाति एक पूर्णतः अनुवांशिकता पर आधारित है, जिसे हम उसे जाति कहते हैं। जब एक वर्ग पूर्णतः अनुवांशिकता पर आधारित हो तो उसे जाति कहते हैं। इतनी सी डेफिनेशन याद रखना। मजूमदार मदान क्या कह रहे हैं कि जाति एक बंद वर्ग है। कूले क्या कह रहे हैं कि जब एक वर्ग, एक समूह, वर्ग की जगह आप समूह भी यूज कर सकते हैं, जब एक वर्ग पूर्णतः अनुवांशिकता क्या मतलब होता है? एक का बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, ये इसके अनुवांशिक है, ये इसके अनुवांशिक है। तो जब पूरी तरह अनुवांशिकता पर कोई वर्ग बना हुआ हो तो उसे हम जाति कहते हैं। इतनी सरल सी डेफिनेशन याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। सेनाट, होकार्ट और सेनाट। होकार्ट और सेनाट इनकी जोड़ी होती है, लेकिन यहाँ सेनाट की परिभाषा लिखी, होकार्ट की मेरे को टफ लग रही थी। ये कहते हैं जाति एक बंद कारपोरेशन है। क्या है? जाति एक बंद कारपोरेशन है। एग्जाम में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। मजूमदार और मदान की परिभाषा 2 नंबर में पूछ लेंगे। जाति एक बंद वर्ग है, ये किसका कथन है? जाति को कॉर्पोरेशन किसने कहा? तो ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यही परिभाषा सामने रखी है। जाति एक बंद कॉर्पोरेशन है, भयंकर रूप से वंशानुक्रम पर निर्भर है। क्या बोल रहे हैं? बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं होकार्ट सेनाट कि भैया जाति एक कॉर्पोरेशन है और यह भयंकर रूप से बंद वर्ग है या वंशानुक्रम पर निर्भर है। एक जाति का संबंध व्यवसाय के कारण दूसरी जातियों के साथ होता है, ये याद रख लेना।
सेनाट जो है वो इस तरीके की 3 डेफिनेशन हमने याद की। पहली, मजूमदार और मदान कह रहे हैं कि जाति एक बंद वर्ग है। फिर चार्ल्स कूले कह रहे हैं कि जाति एक वर्ग है जो पूरी तरह आनुवंशिकता पर आधारित है। और सेनाट कह रहे हैं तीसरी बात कि भाई जाति एक कॉरपोरेशन है जो पूरी तरह वंशानुक्रम पर आधारित है और इसके सदस्य जो है वो व्यवसाय की भिन्नता के कारण एक दूसरे से जुड़े होते हैं। खत्म कहानी। अब जाति की विशेषताओं पर आ जाते हैं। जाति की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हमें याद होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक बहुत सरल है। कैसे? अभी हमने जो डेफिनेशन में शब्द उपयोग किए वही लिख लो, आप वही याद कर लो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट सिस्टम हम देख रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है भैया? इसकी बड़ी सरल सी कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहली, जन्म जात सदस्यता। पहली ही परिभाषा का पहला ही पॉइंट है कि जाति के सभी लोग जन्मजात सदस्य होते हैं। वो सदस्यता प्राप्त नहीं करनी पड़ती, वो अपने आप मिल जाती है अगर आप वहां जन्म ले लिए तो। जैसे ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण अपने आप हो जाएगा अगर वो इनबॉर्न रूप से ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुआ है तो हमने पहला बोला इनबॉर्न मेंबरशिप। दूसरा, इस संस्तरण। संस्तरण क्या होता है? ऊंच नीच के भाव में ये बांट देने वाला जो हिस्सा है इसे स्तरीकरण या संस्तरण कहते हैं। हायरार्की पाई जाती है। हायरार्की माने ऊंच नीच, कोई ऊंचा होगा तो कोई नीचा होगा, तो कोई और नीचा होगा तो कोई तीसरा और नीचा होगा, तो उनमें हायरार्की पाई जाती है। इनबोर्न मेंबरशिप होती है। समाज का खंडनात्मक विभाजन। समाज छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होगा, जैसे ब्राह्मण, जैसे क्षत्रिय, जैसे वैश्य, जैसे शूद्र, जैसे माली, जैसे कुमार, जैसे नाई, जैसे दर्जी। ये सब अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में ये पूरा समाज है और इस पूरे समाज में ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े पाए जाते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? सेगमेंटल डिविजन्स ऑफ सोसाइटी ये पाया जाता है। सेगमेंटल डिवीजन पाया जाता है जो है सोसाइटी में। तीसरी इसकी विशेषता है, ये याद नहीं करना है, ये अपने आप बस एक बार सुन लो, याद रह जाएगी। इनको भूलने की जरूरत ही नहीं है, भूले ही नहीं पाओगे आप, याद रहेगी वो। विवाह संबंधी प्रतिबंध। तो जाति का आज की तारीख में सबसे ज्यादा खतरनाक काम जो है वो यही तो रह गया है। आदमी के ऊपर थोप दिया जाता है कि तुमको अपनी जाति में विवाह करना है, भले ही से उसकी जाति में उसके लायक लड़की ना मिल रही हो, भले ही से उसके टाइप की लड़की उस जाति में पैदा ही नहीं हुई हो, या उस जाति के लोग पढ़ाई नहीं करते हो। ये भैया अमेरिका जाकर के स्पोर्ट्स से पढ़ के आ गया हो, ब्रिटेन जाकर के, लेकिन वहां उनको जाति में विवाह करना पड़ेगा। तो विवाह संबंधी प्रतिबंध होते हैं। आगे, नागरिक एवं धार्मिक निर्योग्यता अर्थात विशेषाधिकार भी होते हैं। क्या होते हैं नागरिक एवं धार्मिक? की भैया कुछ विशेषाधिकार भी होते हैं, कुछ निर्योग्यता भी होती है, कुछ निषेध भी होते हैं। जैसे कुछ जाति के लोग मंदिर में नहीं घुसेंगे, कुछ जाति के लोग ये नहीं काम करेंगे, कुछ जाति के लोग फलाना नहीं करेंगे। ऐसे हमारे यहाँ खूब निषेध होते हैं। मैं इसलिए बोल नहीं रहा हूं एक आधा भी उदाहरण, नहीं तो कोई मुझे किसी पर्टिकुलर जाति का दुश्मन समझ लेगा, इसलिए मैं कोई जाति का नाम लेकर के उदाहरण नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि हमारे देश में जाति एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, इतना दिमाग खराब करने वाला मुद्दा है कि हर आदमी इसे अपनी नाक पर लेकर के चलता है, इसलिए मैं यहाँ उदाहरण देने से बच रहा हूं। पेशे के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव। जाति जो है उसमें जनरली ऐसा होता है कि जैसे नाई का बेटा नाई होगा, कुमार का बेटा कुमार होगा। ये अब आजकल तो आधुनिक युग में जब से हमने औद्योगिकरण हुआ है तब से नहीं रहा, लेकिन आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले ये होता था कि कुम्हार का बेटा कुम्हार, ब्राह्मण का बेटा पूजा पाठ करेगा और जो बनिया है उसका बेटा दुकान चलाएगा। ये सब फिक्स था, दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं थी, लोड ही नहीं होता था कि कुम्हार के बेटे को क्या करना है, तो कुम्हार के बेटे को कुम्हार बनना है, मटका बनाना है। नाई के बेटे को क्या करना है, तो लोगों का जो है शेविंग बनाना है, बाल काटने, यही काम है, उसको काम ही ये दे दिया जाता समाज से। तो ये कह रहे हैं कि पेशा मतलब ऑक्यूपेशन, तो पेशे या नौकरी से संबंधित अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव, मतलब यहाँ उसके चुनाव में प्रतिबंध है कि वो कुछ और नहीं चुनेगा, उसे वही काम करना होगा। तो ये इसकी बहुत सरल सी विशेषताएं थी। आगे बढ़ते हैं। जाति व्यवस्था के बहुत सारी दोष भी हैं, हानियां भी है, बहुत दिक्कतें भी की इसने। खैर दिक्कतें की तो समाज ने बनाई क्यों, मैंने आपको समझा दिया कि समाज अपने आप में जो चीज बनाती है वो यूनिक होती है और हर चीज अच्छी होती है जो समाज द्वारा बनाई जाती है। इसलिए समाज द्वारा बनाई गई चीजों की बुराई करने की बजाय हमें उनको समझना होता है। हर एक चीज समय के साथ खराब हो ही जाती है। जैसे अगर मैं आज लोहे की कोई मशीन लाऊंगा तो कुछ दिन बाद उसमें जंग लग जाएगा,
तो समाज ने जो जाति व्यवस्था बनाई उसमें धीरे धीरे जंग लगी, और जंग लगी तो वो खराब होने लगी, तब वो हमारे लिए काम की नहीं रही। तब हमें उस पर पॉलिश करना है, उसमें नवीनता जोड़नी है, उसकी बुराई नहीं करनी है। अभी यहाँ क्या बैठे बहुत सारे लोग करते हैं उसकी बुराई करने की कोशिश। नहीं भाई, कोई भी चीज बुरी नहीं होती है, उसके अंदर थोड़ी बहुत बुराइयां आ जाती है समय के साथ, उन्हें हमें दूर करना होता है। चलो इसके दोष पढ़ लेते हैं या इसकी हानियां पढ़ लेते हैं। इसके दोष या हानियां क्या है? बहुत सामान्य रूप से डिमेरिट्स ऑफ कास्ट सिस्टम। तो इस पे मैं एक कोटेशन पहले आपको बताऊंगा। राधा कृष्णन नाम के जो समाजशास्त्री है, डॉक्टर राधा कृष्णन, हमारे उपराष्ट्रपति, वो कहते हैं कि दुर्भाग्यवश वही जाति प्रथा जिसे सामाजिक संगठन को नष्ट होने से रक्षा करने के लिए के साधन के रूप में विकसित किया गया था, आज उसी ने उन्नति में बाधक बन रही है। आज उसी समाज की उन्नति में बाधक बन रही। राधा कृष्णन बहुत साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि एक ऐसी जाति प्रथा जिसे हमने समाज में संगठन बनाने के लिए बनाया था, आज वही मनुष्य की प्रगति में बाधक बन रही है। इस तरीके की बात कहते हैं वो। तो ये कोटेशन आप अगर याद रख सको तो याद रख लेना, क्योंकि ऐसे कोटेशन के माध्यम से जब हम किसी बात को प्रेजेंट करते हैं तो अच्छा आंसर लिख पाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जाति प्रथा के दोष अथवा हानियां बताओ। तो वो हानियां मैं आपको गिना देता हूं। जब हम समाज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे, तो आप याद करो कि भारत गुलाम क्यों हुआ था? भारत इसलिए गुलाम हुआ था क्योंकि भारत छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था। जब समाज को आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दोगे तो कोई और आकर के उसे गुलाम बना लेगा, तो ये प्रजातंत्र विरोधी हो जाएगी और राष्ट्रीय एकता में बाधा देगी आपको। राष्ट्र की एकता नहीं बन सकती, क्योंकि सब अलग अलग राग अलापेंगे, सब अपने अपने हिसाब का राग अलापने लगेंगे। कोई यादव यादव राग अलापेगा, तो कोई पटेल पटेल राग अलापेगा, तो कोई गुर्जर गुर्जर राग अलापेगा, तो कोई मीणा मीणा राग अलापेगा। ऐसे राग अलापे जाएंगे और वो दिक्कत करेगा आपके लिए। कोई मराठी मराठी राग अलापेगा, तो कोई हिंदू हिंदू राग अलापेगा, तो कोई मुस्लिम मुस्लिम राग अलापेगा। वो धर्म की बात है। फिर निम्न जो जाति होगी उसमें, अब देखो, किसी को ऊंचा बनाएंगे तो कोई दूसरा अपने आप नीचा हो ही जाएगा, और तीसरा और नीचा, चौथा और नीचा। तो ये जो सबसे नीचे होगा इसका शोषण होगा। तो इसका ये दोष है कि समाज में स्तरीकरण तो करती है लेकिन सबसे नीचे वाले का शोषण करती है। फिर समाज का विभाजन कर देती है, समाज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है। अब आज देखो, भारतीय समाज छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पटेल, गुर्जर, मीणा, फलाना, डिमाका, ऐसे बट चुका है। और इसीलिए राष्ट्रीय एकता में बाधक आई, और इसीलिए प्रजातंत्र का विरोधी हुआ। प्रजातंत्र की मूल भावना है कि सब लोग मिलजुल कर अपनी सरकार चुने। यहाँ लोग अपनी अपनी सरकार चुनना चाहते हैं। सामाजिक समस्याओं को जन्म देती है। क्या क्या सामाजिक समस्याएं होती हैं? जैसे अस्पृश्यता एक सामाजिक समस्या है। जैसे अब अपनी ही जाति में दूल्हे की शादी करनी है, लड़की की शादी करनी है, तो आपके पास ऑप्शंस कम हो गए ना। और अब ऑप्शन कम हो गए तो आपकी अपॉर्चुनिटीज जो है बढ़ जाएंगी। मतलब वो लड़का दहेज मांगेगा, तो दहेज, अस्पृश्यता, पर्दा प्रथा, ऐसी चीजों को जन्म देगी। तो अनेक सामाजिक समस्याओं को जन्म होगा। स्त्रियों की दशा में गिरावट आ जाएगी। अस्पृश्यता प्रगति में बाधक हो जाएगी। अस्पृश्यता का जन्म होगा, दहेज प्रथा का जन्म होगा, फिर पर्दा प्रथा का जन्म होगा। ये सब इसी से निकली हुई बातें हैं। फिर प्रगति में बाधक हो जाएगी भैया ये आपके। फिर आर्थिक विकास में बाधक हो जाएगी, श्रम की कुशलता में बाधक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण के बेटे को बोल दिया, वो भले ही खूब इंटेलिजेंट हो, वो भले ही हो कि इसरो में जाकर के नौकरी कर ले या नासा में जाकर नौकरी कर ले, लेकिन पंडित के बेटे को बोल दिया कि नहीं, तुझे यहीं पर पूजा पाठ करानी पड़ेगी। भले ही से दर्जी का बेटा जो है वो खूब इंटेलिजेंट हो, और वो इतना इंटेलिजेंट हो कि नागार्जुन जैसा व्यक्ति बन जाए, मतलब इतना कैलकुलेटिव माइंड हो, लेकिन उसको कह दिए कि यहीं पे कपड़े सिलने तुझे बस। तो उसकी योग्यता जो है, उसकी प्रगति में बाधा हो गई, आर्थिक विकास में बाधा पड़ जाएगी, खूब सारी समस्याएं पैदा होगी। ये जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूं ये रटने नहीं है। रटोगे तो कितना रटोगे, थोड़ा दिमाग में कॉन्सेप्ट समझ लो। हमारे सामने की बात है, हमारे सामने यही तो हो रहा है। विवाह नहीं करने देते, विवाह नहीं करने देंगे तो उसके लिए ग्रुप छोटा हो जाएगा, और फिर जो ग्रुप में लड़के अच्छे वाले होंगे वो दहेज मांगेंगे कि भैया मैं तो कम हूं तो मैं दहेज मांगूंगा। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन करने वाले कारण। अब देखो, ये जो हम पढ़ रहे हैं उसमें बहुत सारा परिवर्तन आ चुका है। क्यों परिवर्तन आ चुका है? कुछ हुआ हमारे देश में पिछले 50-100 सालों में जिससे परिवर्तन आया। तो क्या परिवर्तन आया?
पहला हुआ स्वतंत्रता आंदोलन। जब हम सब लोग स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे तो स्वतंत्रता में फिर हमने देखना बंद कर दिया कि ब्राह्मण है हमारा स्वतंत्रता सेनानी, कि क्षत्रिय है, कि मुस्लिम है, कि हिंदू है, कि खटिक है, कि गुर्जर है, कि कौन है। हमने केवल उसे चंद्रशेखर आजाद या भगत सिंह कहा, हमने उसकी जाति नहीं पूछी। इससे धीरे धीरे जाति का भेदभाव खत्म हुआ। तो स्वतंत्रता आंदोलन, उसके बाद बहुत सारे धार्मिक आंदोलन हुए। धार्मिक आंदोलन कैसे हुए? जैसे स्वामी विवेकानंद ने एक आंदोलन चलाया, फिर हमारे आर्य समाज वाला एक आंदोलन चला, ब्रह्म समाज वाला एक आंदोलन चला। इन्होंने धीरे धीरे समाज की बुराइयों को कम करने के लिए धार्मिक आंदोलन चलाया। उसके बाद हमारे देश में प्रजातंत्र या लोकतंत्र की स्थापना हो गई। लोकतंत्र में सब समान होते हैं, तो ये जाति व्यवस्था जो ऊंच नीच करती थी, ये सब कॉन्सेप्ट खत्म हुए। आधुनिक शिक्षा ने लोगों के दिमाग को अक्कल दी कि ये जो हम जबरदस्ती की ऊंच नीच जोड़े रखे हैं कि पंडित का बेटा बहुत होशियार होगा, ऐसा कुछ नहीं है। पंडित का बेटा भी दारू पी सकता है, पंडित का बेटा भी चिकन मटन खाता है, और हो सकता है कि किसी शूद्र का बेटा भी बहुत अच्छा ब्राह्मण व्यक्ति निकले, बहुत सेवा भावी हो, बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है। फिर औद्योगिकरण, नगरीकरण में जब एक ही कारखाने में सब लोग एक साथ काम करने लगे, ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, शूद्र भी, तो सब ये चीज खत्म होने लगी। नगरीकरण, जब एक ही मोहल्ले में सब लोग रहने लगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो धीरे धीरे असमानता खत्म हो गई। यातायात एवं संचार के साधनों ने इन सब के बीच के डिस्टेंस को कम किया। फिर संयुक्त परिवार का विघटन। देखो, संयुक्त परिवार बहुत बड़ा पोषक था जाति व्यवस्था का, क्योंकि दादाजी रूढ़िवादी होते थे, उनके बच्चों को वो वही काम करने देते थे जो उनको समझ आती थी। लेकिन जैसे ही विभाजन हुआ तो पापा नई सोच वाले आ गए, तो नई सोच से नए विचार आए और नए विचार से पुरानी चीजें समाप्त हुई। नए कानून, हमने बहुत सारे कानून बना दिए, जैसे अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम, सिविल राइट एक्ट बना दिया। कास्ट को रोकने के लिए अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम बना दिया। तो ऐसे कानूनों ने धीरे धीरे जाति प्रथा को समाप्त किया। नवीन व्यवस्था हमने अपना ली, पश्चिमीकरण हो गया हमारे देश का। तो जैसे जैसे पश्चिमीकरण हुआ वैसे वैसे हमने पश्चिम के विचार अपनाए, दूसरे देशों के विचार अपनाए, तो हमारे देश के विचार धीरे धीरे कम हो गए। आधुनिकीकरण से भी ये हुआ, दलितों में चेतना आ गई, धीरे धीरे दलित भी जाग उठे कि क्यों भाई, मैं कमजोर क्यों, मैं निम्न क्यों, मैं शोषित क्यों, वो बोलने लगा। और जब वो बोलने लगा तो अपने आप सब में समानता आई। आगे संवैधानिक सुरक्षा जब हमें संविधान ने दी, उसके बाद प्रवचन, प्रवचन माने एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोगों का पलायन होने लगा, तो सब मिक्स हो गए। और जब सब मिक्स हो गए तो ये जाति व्यवस्था की जो थी आधार शिथिल हो गए। तो ये तो वो कारक है, वो कंपोनेंट्स हैं जिन्होंने समाज में जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने की कोशिश की। अब परिवर्तन लाने की कोशिश की तो परिवर्तन आया भी होगा, तो क्या परिवर्तन आया वो देख लेते हैं। यहां बहुत ध्यान से रखना, परीक्षा में ये पॉइंट गलत होते हैं। एग्जामिनर पूछेगा जाति व्यवस्था में परिवर्तन करने वाले कारक, कंपोनेंट्स या फैक्टर्स ऑफ, जो फैक्टर्स हैं वो बताओ जिन्होंने जाति या कास्ट सिस्टम में चेंज किया। एक क्वेश्चन हो सकता है क्या चेंज हुआ, तो अब हम वो बात करते हैं कि क्या चेंज आया। जाति व्यवस्था में आधुनिक परिवर्तन, कौन कौन से न्यू चेंजेस आए हैं, रिसेंट चेंजेस इन कास्ट सिस्टम। तो पहला जो चेंज आया आप देख रहे होंगे, अब लिव इन रिलेशनशिप हो गया, लव मैरिज हो गया। तो विवाह में परिवर्तन, पहले क्या होता था, एक ही जाति में विवाह करना पड़ेगा, आपको अपनी ही जाति में विवाह करना पड़ेगा। आप राजपूत हो, राजपूत में ही विवाह आज भी है, पूरी तरह नहीं खत्म हुआ, लेकिन लगभग अब बहुत सारे बच्चे नई नई तरीके से शादियां करने लगे हैं, ऐसा कम हो गया है। तो विवाह संबंधी प्रतिबंधों में परिवर्तन आया। दूसरा, अस्पृश्य जातियों के अधिकारों में वृद्धि हो गई। जिनको अस्पृश्य कहते थे, अब वो धीरे धीरे जब वो डिप्टी कलेक्टर बने, जब वो कलेक्टर बने, जब वो समाज में मुख्य धारा में आने लगे, मुख्य लोगों की मदद करने लगे, लोगों के बीच आकर के खड़े होने लगे, तो उनकी अस्पृश्यता खत्म हुई। भोजन संबंधी प्रतिबंधों में परिवर्तन, अब धीरे धीरे ये भी बंद होने लगा। पेशे के चुनाव में स्वतंत्रता, अब धीरे धीरे हर आदमी हर पेशा अपनाने लगा है। आप देखोगे तो जो प्रॉपर्टी ब्रोकर होता है उसकी कोई जात नहीं होती, वो हर जात का व्यक्ति बन जाता है। आप देखोगे तो आजकल दुकान खोलने वाले जो नाई होता है, वो नाई हो या नहीं हो इससे फर्क नहीं पड़ता, वो ब्राह्मण भी नाई का काम करने लगा है, नाई भी ब्राह्मण का काम कर रहा है, उल्टा सीधा सब तामझाम सब ओके होने लगा है आजकल, वो सही भी है। जातीय संस्तरण में परिवर्तन, पहले ब्राह्मण सबसे ऊंचा, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र, ऐसा होता था। लेकिन अब धीरे धीरे कुछ स्थानों पर ब्राह्मण जो है वो टॉप पर नहीं रह गए, वो दूसरे स्थान पर आ गए हैं।
तो जो जैसा जहां पर स्थितियां वैसा वहां परिवर्तन होने लगा और स्तरीकरण में भी परिवर्तन आया। ब्राह्मणों की स्थिति में गिरावट आ गई है, अपने आप में आई, क्योंकि उन्होंने भी चिकन मटन मांस मुर्गा सब खाना शुरू किया, धीरे धीरे उनकी स्थिति गिरी। दूसरे लोग जो नहीं खाते थे उनकी स्थिति सुधरी। जन्म के महत्व में कमी, पहले जन्म के महत्व को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता था कि जो जहां पैदा हो गया वही बस वो उसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंस था उस बात का। अब उसका इंपॉर्टेंस खत्म हो गया है। आगे बढ़ते हैं, हम जाति के उद्भव के सिद्धांत देख लेते हैं। द थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम, ये आपको समझना होगा। 6 प्रकार के सिद्धांत जो हैं वो सोशियोलॉजी में 6 जो थ्योरीज हैं वो मान्य की गई हैं। सोशियोलॉजी में 6 थ्योरीज हैं समाजशास्त्र की, समाजशास्त्र में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में भी पूछा जाएगा, 7 नंबर में भी पूछा जाएगा और 11 में भी पूछा जाएगा। आपको एक्सप्लेन करते आना चाहिए। पहला जो थ्योरी है उसे कहते हैं परंपरागत थ्योरी या ट्रेडिशनल थ्योरी। ट्रेडिशनल थ्योरी आप रट लो कि ये धार्मिक ग्रंथों से निकली हुई सिद्धांत है। दूसरा राजनीतिक सिद्धांत, अर्थात पॉलिटिकल अप्रोच के कारण ये बने। अब्बे डुबाई नाम के जो समाजशास्त्री, अभी हमने पढ़ा कि फ्रांस के अब्बे डुबाई ने पहली बार इनका प्रजाति के रेफरेंस में यूज किया जाति शब्द का, उन्होंने ये थ्योरी दी। व्यवसायिक सिद्धांत मतलब ऑक्यूपेशन थ्योरी कहा जाता है इसे, नेस्फील्ड नाम के समाजशास्त्री ने दिया। 2 नंबर में क्वेश्चन क्या पूछेगा, फलाना सिद्धांत किसने दिया, यहां से पूछ सकता है। उद्विकास सिद्धांत मतलब इवोल्यूशन थ्योरी, ये डेंजिल नाम के जो समाजशास्त्री डेंजिल इबेटसन, इन्होंने दी है। फिर ऐसे ही धार्मिक सिद्धांत रिलीजियस थ्योरी, ये होकार्ट और सेनाट ने दिया। अभी हमने परिभाषा देखी थी होकार्ट सेनाट की, वही है होकार्ट सेनाट। और प्रजातीय सिद्धांत ये हर्बर्ट रीजले ने दिया है। तो ऐसे 6 नाम आपको याद रखने हैं, 6 के 6 नाम आप एक स्क्रीनशॉट ले लो और फटाफट इसे रट लेना कि राजनीतिक सिद्धांत किसने दिया, अब्बे डुबाई ने दिया। देखो राजनीति में हर आदमी अभी डूब जाएगा, उसको पता ही नहीं होता कि कब उसकी सरकार डूब जाएगी, तो राजनीति में अब्बे डुबाई है। व्यवसाय में आप जब व्यवसाय करते हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ ऑक्यूपेशन करते हैं, तो आपको फील्ड पे जाना पड़ता है, तो नेस फील्ड नाम हो जाता है। उद्विकास, उद्विकास जो है आदमी का उद्विकास हुआ तो बंदर, बंदर से हम मनुष्य बने, मनुष्य से पता नहीं अगले हैवान बनेंगे, क्या राक्षस बनेंगे। तो उद्विकास बड़ा डेंजर काम होता है, तो डेंजिल ने किया। धार्मिक सिद्धांत जो है वो होकार्ट सेनाट ने दिया। धर्म की हर बात में हो करना पड़ता है, होकार्ट सेनाट हो जाता है। और प्रजातीय सिद्धांत जो है वो हर्बर्ट रीजले ने दिया। क्या दिया, प्रजातीय सिद्धांत। बड़ी हड़बड़ी में पढ़ाता हूं मैं, इसलिए हर्बर्ट रीजले याद हो जाएगा। अब एक एक सिद्धांत की डिटेल पे आते हैं। जाति व्यवस्था के उद्भव का सिद्धांत, जाति व्यवस्था के उद्भव का पहला सिद्धांत है परंपरागत या ट्रेडिशनल थ्योरी। ये कहती है कि भैया पूरे भारत में धर्म की बात है, धर्म ही मूल तत्व है। और धर्म अगर मूल तत्व है तो ऋग्वेद के दशम मंडल में, जिसे हम पुरुष सूक्त श्लोक कहते हैं, उसमें ये लिखा हुआ है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और जंघाओं से शूद्र की उत्पत्ति हुई। तो धर्म के आधार पर हमने समाज में इस तरीके का विभाजन किया है। और धर्म के आधार पर जो विभाजन हो, धर्म के आधार पर यह विभाजन स्वीकार करने वाली थ्योरी कहेगी कि भैया परंपरागत सिद्धांत है। परंपरागत सिद्धांत कहता क्या है, ये किसी लेखक ने नहीं दिया है, याद रखना है, धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि हमने जब समाज का जब हमने धर्म के आधार पर विभाजन किया तो उससे जो व्यवस्था बनी वो जाति व्यवस्था थी। तो जाति व्यवस्था की उत्पत्ति धर्म के कारण हुई है, ऐसा मानने वाला सिद्धांत परंपरागत थ्योरी कहलाता है। इसकी कुछ लोग आलोचना भी करते हैं, मैं हर एक पॉइंट की आलोचना भी बता दूं आपको। इस सिद्धांत का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, ईश्वर ने इसे बनाया। जैसे विचार वैज्ञानिक युग में कोई वैधता नहीं रखते, इसलिए ये थ्योरी मानी ही नहीं जानी चाहिए। यह सिद्धांत जाति एवं वर्ण में अनावश्यक भ्रम पैदा करता है। ये यूं बताता है कि जाति और भ्रम दोनों एक ही थे, जबकि ऐसा था ही नहीं। जाति अलग चीज है, वर्ण अलग चीज थी। तो इस प्रकार का परंपरागत थ्योरी कहता है। परंपरागत थ्योरी की मूल बात याद रखना कि परंपरागत थ्योरी कह रही है कि धर्म के आधार पर जब समाज का विभाजन किया गया तो उससे एक व्यवस्था पैदा हुई जिसका वर्णन धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। जैसे ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में ये लिखा हुआ है कि ब्रह्मा के मुख से कौन बना, फलाने से कौन बना, वो थ्योरी परंपरागत थ्योरी है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉलिटिकल थ्योरी।
यहाँ बड़े ध्यान से सुन लेना, अब्बे डुबाई बहुत काम की बात कहते हैं और यहाँ से बहुत आलोचना भी होती है सोशियोलॉजी की। अब्बे डुबाई कहते हैं कि ब्राह्मण समाज में अक्लमंद थे, लेकिन वो शुरुआत में ब्राह्मण थे नहीं, वो ब्राह्मण अपने आप को मानते थे। अब्बे डुबाई ने जो है वो पॉलिटिकल थ्योरी दी। वे कहते हैं जाति व्यवस्था को ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति का यंत्र है। जो जाति व्यवस्था बनी ना, वो ब्राह्मणों ने बनाई। और क्यों बनाई? ऐसे बनाई, वो कहते हैं कि समाज में चलती थी पहले वर्ण व्यवस्था। क्या चलती थी? वर्ण व्यवस्था। और वर्ण व्यवस्था थी कर्म पर आधारित। किस पर? कर्म पर आधारित थी। कैसी थी? कर्म पर आधारित, जिसमें एक व्यक्ति ब्राह्मण होता था, दूसरा क्षत्रिय होता था, फिर वैश्य आते थे और फिर शूद्र आते थे। लेकिन यह हर व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर बनता था। किसके आधार पर बनता था? कर्मों के आधार पर। लेकिन एक ब्राह्मण के घर पे, या ब्राह्मणों ने अपने दिमाग का उपयोग किया, क्योंकि हर चीज का प्रेजेंट करना या उसकी व्याख्या करने का काम, एक्सप्लेनेशन, व्याख्या करने का काम, एक्सप्लेन करने का काम समाज ने किसको दिया था? ब्राह्मण को। तो ब्राह्मणों ने मनगढ़ंत कुछ कहानियां बना दी और भगवान का सहारा या झूठी बातों का सहारा लेकर के, कुछ फालतू की चीजें, झूठी बातों का सहारा लेकर के उन्होंने कुछ काल्पनिक कहानियां बनाई और उनके आधार पर कह दिया कि ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण होगा। यह सिद्ध कर दिया, क्योंकि उनको ये तकलीफ होती थी कि यार ब्राह्मण का बेटा गलती से शूद्र बन जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। कोई भी बाप ये नहीं चाहेगा ना कि उसका बेटा निचला हो, उसका बेटा निम्न श्रेणी का काम करे। जैसे आपके पापा कभी ये चाहेंगे कि आपकी सैलरी, पापा की सैलरी अगर 50,000 रही तो वो चाहेंगे कि बेटे की 5 लाख हो। वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि वो बेटा 5,000 में प्यून के रूप में काम करे। मैं इसे एक से एक्सप्लेन करूं कि कोई भी बाप जो आईएएस है वो कभी नहीं चाहेगा कि उसका बेटा प्यून बने। तो यही थ्योरी उस जमाने के ब्राह्मणों में भी आई होगी और ब्राह्मणों ने कुछ झूठी बातें फैला करके, कुछ दुष्प्रचार करके, झूठी मूठी कहानियां बना करके, भगवान के नाम पर झूठ बोल बोल करके कुछ कहानियां बनाई और यह सिद्ध कर दिया कि नहीं, ब्राह्मण का बेटा तो पवित्र होता है, ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय का बेटा ही क्षत्रिय बनेगा। फिर ऐसे इस कारण से हमारी जो व्यवस्था है वो वर्ण से, कर्म से होकर के जन्म पर बेस्ड होने लगी, जिससे जाति का जन्म हुआ। तो ऐसा कहते हैं अब्बे डुबाई। ये मेरी थ्योरी नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं, है ना। तो मानते हैं कि चूंकि ब्राह्मणों ने अपनी सत्ता एवं वर्चस्व को चिरस्थायी बनाए रखना चाहते थे, तो धर्म का सहारा लिया तथा जाति व्यवस्था की एक ऐसी योजना बनाई जिसमें अपनी शक्ति और प्राधिकार को हर तरफ से सुरक्षित कर लिया। चूंकि व्याख्या का अधिकार भी उन्हीं के पास था, इसलिए उन्होंने अपनी योजना को सफल बना लिया और इससे ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बने। इसे ब्राह्मण का बेटा दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख पिता हो फिर भी उसे ब्राह्मण कहा जाने लगा। इस कारण से ये जाति व्यवस्था का जन्म हुआ। अब्बे डुबाई ऐसा मानते हैं, ये मैं नहीं मानता हूं, अब्बे डुबाई ऐसा कहते हैं। इसकी आलोचना भी होती है कि अब्बे डुबाई जो है ब्राह्मणों की शक्ति को ज्यादा ही मान लेते हैं, ज्यादा आंक लेते हैं, जबकि सैन्य शक्ति तो जो है वो क्षत्रियों के पास में हुआ करती थी। तो केवल बिना सैन्य शक्ति की मदद से ऐसी कोई व्यवस्था बन जाती है, ऐसा पॉसिबल नहीं था। इसलिए ये अब्बे डुबाई की थ्योरी मान्य नहीं होनी चाहिए। फिर अगली आलोचना है कि अगर यह मात्र ब्राह्मणों की योजना थी तो परिणाम होता है कि ब्राह्मण हर क्षेत्र में सबसे अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं, परंतु राजस्थान में क्षत्रिय सबसे ज्यादा शक्तिशाली हुए, गुजरात में वैश्य शक्तिशाली बने। ऐसा क्यों हुआ कि हर स्थान पर भी ब्राह्मण शक्तिशाली नहीं बना? कहा जाता है कि भैया अगर ब्राह्मणों की योजना थी तो फिर गुजरात में जो है वैश्य समाज सबसे ज्यादा ताकतवर कैसे बन गया, फिर राजस्थान में क्षत्रिय समाज सबसे ज्यादा ताकतवर कैसे बन गया? ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था जो अब्बे डुबाई कहते हैं। इस थ्योरी की दूसरी आलोचना हमने देखी। तीसरी आलोचना भी बोली जाती है कि अगर ये ऐसा था तो ब्राह्मण तो केवल भारत में पाए जाते थे, फिर कंबोडिया में, ताइवान में, कंपूचिया जैसे देशों में भी जाति व्यवस्था पाई जाती है, तो वहां कैसे फैल गई है? ब्राह्मण तो वहां थे ही नहीं। तो ब्राह्मण अगर वहां नहीं थे तो जाति व्यवस्था वहां कैसे बनी? ब्राह्मणों ने बनाई वो मान लिया, लेकिन अगर वहां ब्राह्मण नहीं थे तो कैसे बन गई? इस आधार पर यहाँ पे भी आलोचना कर दी जाती है। तीसरी थ्योरी पर चलते हैं। तीसरी थ्योरी कहती है, अगली थ्योरी है व्यवसायिक सिद्धांत। व्यवसायिक सिद्धांत बड़ा कॉमन है। नेस्फील्ड नाम के सोशियोलॉजिस्ट ने ये थ्योरी दी और वो कहते हैं कि भैया जो शुरुआत में जैसा काम करता था उसकी वही जाति बन गई। जैसे मंदिर में जो फूल लाने का काम करता था वो व्यक्ति माली बन गया,
जो लोगों के बाल कटने का काम करता था वो व्यक्ति नाई बन गया, जो मटके के घड़े बनाता था वो व्यक्ति कुम्हार बन गया, और उसके बाद उनके बेटे भी उसी काम में लगे रहे, इसलिए वो वैसी की वैसी जाति में रह गए और इसी से जाति व्यवस्था की उत्पत्ति हुई। नेस्फील्ड ने कहा कि पेशा और केवल पेशा ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। इनके अनुसार जाति का मुख्यतः पेशा या ऑक्यूपेशन जो है वो जातिगत पेशों से गहरा संबंध रहता है। इस कारण से ये एक नवी व्यवस्था बनी समाज में जिसे हमने जाति कह दिया। कुल मिलाकर नेस्फील्ड कह रहे हैं कि जो आदमी जो काम कर रहा था उसकी औलादें उसी काम में लगी रही और धीरे धीरे समाज में एक एक्सेप्टेंस आ गया उस जाति को लेकर और एक जाति व्यवस्था बन गई। आलोचना भी होती है कि भारत में लगभग 65% लोग तो खेती करते हैं, तो फिर ये बताओ कि अगर सब लोग खेती करते थे तो फिर उनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या कुमार और सुनार और लोहार और ये सब कैसे बन गया? पूरे विश्व में व्यवसाय का स्तरण पाया जाता है, तो केवल भारत में ही जाति क्यों बनी? पूरे विश्व में लोग अलग अलग व्यवसाय करते हैं, तो वहां जाति क्यों नहीं बनी? अगर ऐसा था तो इसलिए ये भी अमान्य हो जाती है। और आगे बढ़ते हैं अगली थ्योरी पर, उद्विकासीय सिद्धांत अर्थात इवोल्यूशन थ्योरी। इसे हम गिल्ड थ्योरी भी कहते हैं। याद रखना 2 नंबर में पूछ ले गिल्ड थ्योरी किससे संबंधित है, तो जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का एक सिद्धांत है गिल्ड थ्योरी। इसे हिंदी में कहेंगे श्रेणी सिद्धांत ये भी कहते हैं। इसके अनुसार जाति प्रथा की उत्पत्ति धार्मिक संघों से हुई, अर्थात आर्थिक वर्ग से आर्थिक संघ और धार्मिक जाति का विकास हुआ। ये क्या कहती है? ये यूं कहती है कि एक एरिया में एक भगवान को पूजने वाले लोग धीरे धीरे एक ग्रुप बना लिए। जैसे ये पूरा समाज था, यहाँ पर एक फलाने भगवान को पूजने वाले लोगों ने अपना एक ग्रुप बना लिया और वो उसी जाति के लोग बन गए। दूसरे एरिया में दूसरे भगवान को पूजने वाले दूसरा ग्रुप बना लिए, तीसरा ग्रुप बना लिए, तो धीरे धीरे इस तरीके का एक ग्रुप बनते गए और उससे जाति व्यवस्थाएं पैदा होती गई या नई नई जातियां बनती गई। इस सिद्धांत को भी बहुत ज्यादा स्वीकार नहीं किया जाता। व्यवसायिक संघ या ऑक्यूपेशन गिल्ड जो है वो सभी समाजों में पाए जाते हैं, लेकिन जाति सब समाजों में नहीं पाई जाती। इन्होंने प्रजाति आधार की पूर्णता उपेक्षा की, तो इसलिए ये थ्योरी भी मानी नहीं जाती। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला जो थ्योरी है वो रिलीजियस थ्योरी है और ये मान्य की जाती है। देखो 2 चीजें मान्य की जाती है, एक तो नेस्फील्ड वाली और एक होकार्ट सेनाट वाला धार्मिक सिद्धांत। ये कहते हैं कि होकार्ट के अनुसार जाति व्यवस्था देवताओं को भेंट चढ़ाने का संगठन थी। भारत में देवताओं को केंद्र में रखकर हर काम किया जाने लगता था, या हर काम जो है वो भगवान को केंद्र में रखकर किया जाने लगता था। तो भगवान की पूजा करने के लिए लोग अलग अलग तरीके अपनाते थे। जैसे भगवान को जो फूल चढ़ाता था वो माली बन गया, भगवान को जो मंत्र चढ़ाता था वो ब्राह्मण बन गया, भगवान को जो जल चढ़ाने के लिए मटका बना करके लाया वो व्यक्ति कुमार बन गया, भगवान को जो आभूषण चढ़ाने आया वो व्यक्ति सुनार बन गया, भगवान को जो कपड़े चढ़ाने आया वो व्यक्ति दर्जी बन गया। ऐसे अलग अलग ऑक्यूपेशंस पैदा हुए। भेंट चढ़ाने का संगठन है। भारत में धर्म और देवताओं का अत्यधिक महत्व है। देवताओं को भेंट, जैसे फूल वाले माली, जैसे मंत्र चढ़ाने वाले ब्राह्मण, शुद्ध वस्त्र चढ़ाने वाला धोबी, जल चढ़ाने वाला कुमार और बलि चढ़ाने वाला जो है वो कसाई या शूद्र बन गया। आदि संबंधित विशिष्ट समूह कालांतर में जाति बन गए। आज भी नाई, धोबी, कुमार, ब्राह्मण जातियों केवल आर्थिक सेवाएं नहीं करती बल्कि धार्मिक कार्य भी करते हैं। आज भी आपके गांव में शादी होगी तो कुम्हार के घर से वो फलाने प्रकार के मटके खरीदे लाए जाएंगे। आज भी जब किसी के यहाँ किसी की मौत होगी, मृत्यु हो जाएगी, तो उसका जो मुंडन है वो नाई को बुलाकर करवाया जाएगा। तो ऐसी व्यवस्थाएं जो समाज में धर्म से बनी, ऐसा कहते हैं होकार्ट सेनाट। याद रख लेना, इसकी आलोचना देख लो। इन दोनों के सिद्धांतों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। पहली बात तो इसका कोई साइंटिफिक प्रूव नहीं है कि ऐसा हुआ। दूसरा, जाति व्यवस्था मात्र धार्मिक नहीं, कृषि के इर्द गिर्द नहीं, जबकि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी पक्ष शामिल होते हैं। देखो ये दूसरी आलोचना क्या कह रही है कि भैया इंसान की जिंदगी में केवल धर्म ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसकी जिंदगी में आर्थिक बातें भी या इकोनॉमी भी महत्व रखती है। उसकी जो जीवन है उसमें पॉलिटी भी या राजनीति भी महत्व रखती है, समाज भी महत्व रखता है, सब चीजों का इंपॉर्टेंस होता है। आप केवल धर्म के आधार पर किसी चीज की व्याख्या मत करो, तो इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। और आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रजातीय सिद्धांत या रेसिकल थ्योरी। ये क्या कहती है? प्रजातीय सिद्धांत या रेसिकल थ्योरी कहता है
इसे हार्बर्ट रीजले नाम के जो समाजशास्त्री, उन्होंने पीपल ऑफ इंडिया नाम का जो बुक है, एक किताब लिखी उन्होंने पीपल ऑफ इंडिया, उसमें जाति व्यवस्था के प्रजातीय सिद्धांत की जो है व्याख्या की, और बड़ा सिंपल समझाते हैं। वो देखो क्या कहते हैं कि ये जो भारत है, ये भारत नाम का जो देश है, वहां पर आज से 1000 साल पहले अनार्य रहते थे। कौन रहते थे? अनार्य। यहां पर आर्य रहते थे। आर्यों ने यहां से आक्रमण कर दिया, आर्य जो है वो यहां से यहां आक्रमण कर दिए, आर्य अनार्यों के स्थान पर आक्रमण कर दिया, जिससे आर्य में और अनार्य में युद्ध हो गया। आर्य जो थे वो गोरे लोग हुआ करते थे, मतलब गोरे होते थे, और ये काले लोग हुआ करते थे या काले रंग के थे। उसमें आर्य जीत गए, तो इस पूरे एरिया पर कब्जा हो गया। अब आर्य अनार्य यहां रहने लगे और आर्य यहां रहने लगे। अब क्योंकि आर्य युद्ध लड़ने के लिए आए थे, तो अपने साथ महिलाओं को तो लाए नहीं थे, फिर उन्होंने इनकी महिलाओं से शादी करना शुरू किया। तो धीरे धीरे अलग अलग प्रकार की जातियां बनने लगी। जो जैसे व्यक्ति से शादी करता, उनकी जो संतानें पैदा होती, उससे धीरे धीरे जो है, जैसे अनार्य जो थे वो सीधे तरह ब्राह्मण बन गए, उनकी जो संतानें थी या क्षत्रिय बन गए, उनकी जो संतानें थी वो वैश्य बनी। ऐसा ये कहते हैं, ध्यान से सुनना है क्या कहते हैं। इंडो आर्य प्रजाति के लोग फारस अर्थात पर्शिया से भारत आए। यहां पर उनका सामना भारत के अश्वेत मतलब काले मूल निवासियों से हुआ। अपने उन्नत सैन्य संगठन के बल पर उन्होंने अनार्यों को हरा दिया, और फिर उनकी पत्नियों से या उनकी जो प्रजाति की महिलाएं थी उनसे शादी करना शुरू किया अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए, जिससे अलग अलग जातियों का जन्म हुआ। तो ये सिद्धांत भी बहुत ज्यादा मान्य है, याद रख लेना। इसकी आलोचना भी की जाती है, किस आधार पर की जाती है? उनके अनुसार आर्य जो है फारस से ना सिर्फ भारत आए बल्कि अन्य देशों में भी गए, तो अन्य देशों में फिर जाति व्यवस्था क्यों नहीं बनी? श्रेष्ठ तथा हीनता अर्थात गैर काले की भावना अमेरिका जैसे देशों में पाई जाती है। गोरे काले का भेद भारत में है ही नहीं। भारत में गोरे काले के आधार पर कोई चीज का निर्धारण नहीं होता। हो सकता है कि कोई काला हो सकता है कोई गोरा हो, यहाँ ब्राह्मण भी काला हो सकता है, यहाँ शूद्र भी गोरा हो सकता है। ये गोरे काले का कॉन्सेप्ट तो भैया समझ नहीं आएगा, इसलिए इस सिद्धांत को भी इनवैलिड मान लिया जाता है। तो टोटल 6 थ्योरीज हमने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित पढ़ी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमें देखना है एक स्पेशल पॉइंट। एक क्वेश्चन हमेशा स्पेशल पूछा जाता है। आंद्रे बेताई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आंद्रे बेताई एक सोशोलॉजिस्ट है। आंद्रे बेताई जो है उन्होंने जाति व्यवस्था का एक मॉडल प्रेजेंट किया। उनके मॉडल में हमें बहुत सारी बातें नहीं याद रखनी, केवल 5 पॉइंट याद रखना है। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे कि आंद्रे बेताई का जाति व्यवस्था मॉडल लिखिए तो क्या करना है? आंद्रे बेताई ने अपनी पुस्तक कास्ट क्लास एंड पावर में, कास्ट क्लास एंड पावर जो कि 1965 में लिखी गई थी, उसमें उन्होंने जाति व्यवस्था का एक मॉडल दिया जिसे हम आंद्रे बेताई मॉडल कहते हैं। अगर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए आंद्रे बेताई मॉडल का संबंध किस चीज से है, तो जाति व्यवस्था से, याद रखना। उन्होंने भारतीय समाज में जाति का मॉडल जो है वो मुख्य लक्षण बताए, और इन्होंने कुल मिलाकर 5 लक्षण या 5 जो है वो 5 सिंबल बताए कि ये भारतीय जाति व्यवस्था में पाए जाते हैं, ये पूछे जाते हैं। जाति के बारे में लोगों का जो भी विचार या धारणाएं हैं वे वास्तविक व्यवहार पर निर्भर नहीं करती, यद्यपि उनके विचार दूसरे के अनुभव सामग्री पर निर्भर करते हैं। ये पहली बात कह रहे हैं कि जो जाति व्यवस्था में आज की तारीख में चीजें पाई जाती है ना, वो कहीं लिखी हुई नहीं है, वो केवल उनके पहले ये लोग कर रहे थे, आज के लोगों ने उसे वैसा का वैसा एडॉप्ट कर लिया। अर्थात ये उनके ये विचार दूसरों के अनुभाविक सामग्री, मतलब अर्थात दूसरों के अनुभव से पैदा हुए हैं, ना कि ये कहीं लिखे हुए हैं। लिखे हुए नहीं थे, केवल लोगों ने ये मान करके ये चीजें बना ली है, मान लिया वाली उदाहरण है। दूसरी बात वो कहते हैं कि जाति के विचार प्राथमिक और सार्वभौमिक रूप से शास्त्रीय ग्रंथों पर आधारित है। मतलब जाति की जो उत्पत्ति हुई वो हमारे शास्त्रों से हुई है, ऐसा माना उन्होंने। दूसरी बात याद रखना, जाति की उत्पत्ति का जो विचार है वो शास्त्र ग्रंथों से माना गया है इनके द्वारा, आंद्रे बेताई द्वारा। तीसरी बात पर आते हैं, संपूर्ण जाति व्यवस्था को कुछ नियमों और मानकों के द्वारा संचालित किया जाता है। देखो हर एक, तीसरी बात उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कही, हर एक जाति कुछ नियमों और कुछ मानकों, कुछ स्टैंडर्ड जो है, स्टैंडर्ड बना करके रखती है
कि हर जाति में ऐसा करना होगा, ऐसा विवाह होगा, ऐसे मरेगा तो ऐसे भोजन होगा, ऐसी सगाई करने की व्यवस्था होगी, ऐसे कपड़े पहनने की व्यवस्था होगी, ऐसे कुछ मानक होते हैं। तो संपूर्ण जाति व्यवस्था कुछ नियमों और मानकों पर टिकी हुई है। चौथी बात वो कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था की बुनियादी इकाई जातियां हैं। चौथी व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। सामाजिक व्यवस्था है, समाज में व्यवस्था जाति की वजह से बनी हुई है। जाति ना होती तो शायद समाज में व्यवस्था ना होती, ऐसा कह देते हैं। ये जातियां ही भारतीय सामाजिक व्यवस्था को बनाती हैं। एक जाति दूसरी जाति की पूरक है। कोई भी एक जाति अपने आप में संपूर्ण या स्वायत्त नहीं है। सब जातियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। इसकी बात जो है वो चौथे पॉइंट में आंद्रे बेताई कहते हैं। आपको ऐसा मत सोचिए कि आंद्रे बेताई मॉडल में कुछ मैं थ्योरी सुनाऊंगा, नहीं। आंद्रे बेताई मॉडल में केवल ये 4 बातें रटनी है। अगर आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बोर्ड साफ कर देता हूं। इसको एक बार बहुत शांति से पढ़ लोगे तो ये पूरा मॉडल आपके दिमाग में घुस जाएगा। मॉडल माने कुछ ऐसा प्रेजेंटेशन नहीं है, केवल 4 बातें ही मॉडल कहलाने लगती है। तो इनकी ये 4 बातें आप स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लेना, एक बार पढ़ लेना तो पूरी बात याद हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आंद्रे बेताई का जाति व्यवस्था का मॉडल यही कहता है जो मैंने समझाया। इसकी ज्यादा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसको भी एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के रीड भर कर लेना। रीड करने के अलावा कोई और बात काम की नहीं है। आंद्रे बेताई मॉडल में 4 बातें रट करके जाना और वैसी वैसी लिख देना। ये टॉपिक मेरे पढ़ाने के बाद हो गया खत्म। हमने जाति व्यवस्था क्या होती है उसके परिभाषाएं भी देख ली, उसकी हमने सारी बातें समझ ली। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन करके दिखाता हूं, खुद लिख करके बताता हूं। 2 तरीके के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम 2 नंबर वाला ले लेते हैं और एक 7 नंबर वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, और इनका आंसर कैसे लिखना है ये मैं आपको लिख कर बताता हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक 2 नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा है 2 नंबर में या 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहां लिख दिया बस जाति व्यवस्था। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया तो आप क्या लिखेंगे? आपका आंसर 2 लाइन का हो और उस 2 लाइन में 2-3 शब्द ऐसे होते हैं जो हर एग्जामिनर आपकी कॉपी में चेक करेगा। जैसे जाति व्यवस्था में पहला जो शब्द है वो चेक किया जाएगा कि उसमें बंद वर्ग लिखा है कि नहीं, है ना। फिर जन्म के आधार पर इसकी सदस्यता होती है, ये लिखा है कि नहीं। और फिर विवाह, खान पान और व्यवहार आदि की निर्योग्यता होती है। ये 3 पॉइंट अगर किसी भी बच्चे के कॉपी में लिखे हुए हैं तो लिखने का क्रम कैसा भी हो, मान लिया जाएगा कि इसका जो आंसर है वो परफेक्ट है। जैसे मैं आपको बोलकर बताता हूं, जाति व्यवस्था अगर ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाए तो मैं इसका आंसर एग्जाम में ऐसे लिखूंगा, जाति एक बंद वर्ग है जिसकी सदस्यता जन्म पर आधारित होती है तथा इसमें विवाह, व्यवसाय और व्यवहार के कुछ निषेध संबंधित नियम होते हैं। इतनी जगह में मैं लिखूंगा। साथ में जरूर लिखना उदाहरण लिखे बिना अगर आपने आंसर लिखा है सोशियोलॉजी में या ऐसे परिभाषा वालों में तो 2 में से 1.5 मिल जाएगा, 2 में से 2 पूरा तो नहीं मिलेगा। तो उदाहरण में आप कोई भी लिख देना, जैसे कुम्हार लिख देना, जैसे माली लिख देना, जैसे कि आपका और मन करे तो ब्राह्मण लिख देना, या ब्राह्मण में भी कोई एक विशेष प्रकार का आपको ब्राह्मण लिखना है तो वो लिख देना। लेकिन लिखना उदाहरण जरूर। अगर इतना काम कोई स्टूडेंट कर लेता है तो उसका फिर 2 नंबर का क्वेश्चन तो गलत नहीं होने वाला है। एक 2 नंबर का क्वेश्चन और बताता हूं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में एक वैरायटी ऐसी भी मिलेगी आपको, जैसे कि 2 विशेषताएं बताओ। जाति की विशेषता लिखो। अब देखो यही जो पिछला प्रश्न था उसी के 3 पॉइंट, अब तो 3 पॉइंट में लिखना है। अब थ्योरिटिकल मत लिख कर आना, अब सीधे पॉइंट में लिखो। अगर 3 लाइन नहीं है तो पहला यहां लिखो, दूसरा यहां लिखो और तीसरा यहां लिख दो। जाति की पहली विशेषता है कि यह एक बंद वर्ग है या समूह है। बंद वर्ग लिखो या समूह लिखो, बंद वर्ग है। फिर जाति की जन्मजात सदस्यता ये दूसरा लिखा, और तीसरा लिखा विवाह व खान पान के निषेध। ये अगर आपने लिख दिया तो अब कोई भी व्यक्ति आपके 2 में से 2 नंबर काट नहीं सकता है। अगर उसने 2 विशेषता पूछी है तो आप 2 लिख कर आइए, 3 विशेषता पूछी तो 3 लिख कर आइए। 2 नंबर के क्वेश्चन में 2 या 3 से ज्यादा विशेषता वो नहीं पूछेगा।
अब हम एक 7 नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन मैंने पहले से यहां पर टाइप कर रखा है। 7 नंबर का क्वेश्चन जो है वो देखिए, क्या जातीय व्यवस्था केवल भारतीय समाज की एक अद्भुत प्रघटना है? 7 नंबर में ये आंसर करना है। 7 मार्क्स का क्वेश्चन है भैया। और 7 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या जाति व्यवस्था केवल भारत की ही एक विशिष्ट व्यवस्था है? स्पष्ट करो। ऐसा कोई प्रश्न आपसे पूछ लिया, अब आप क्या आंसर करेंगे? सबसे पहले तो आपको बताना होगा कि जाति, मैं आपको वो बनाकर बता देता हूं फ्लो चार्ट। जाति व्यवस्था क्या है इसको आपको अपने शब्दों में डिफाइन करना होगा, या पहले पॉइंट में आपको डिस्क्राइब करना होगा। 2 से 3 लाइन। देखो हमारे पास टोटल 15-20 लाइनें हैं लिखने के लिए, क्योंकि 60 शब्द है और 60 शब्द जो है वो लगभग 13 लाइन 14 लाइन में आते हैं। तो आप मान के चलो कि आपके पास वो जो पेज है मेंस की कॉपी का, वो लगभग पूरा ही रहेगा। आधा हिस्सा जो उसका ऊपर में ऐसा क्वेश्चन टाइप रहेगा हिंदी और इंग्लिश में, और बाकी सारी लाइनें खाली रहेंगी, आपको लाइन लिखना है उसमें। तो 12, 15, 20 लाइन आप लिख सकते हैं जहां जैसी लिखने की स्थिति बनेगी, लेकिन फिर भी 15 लाइन तो रहेगी। आप ये रट करके रखो कि 15 लाइन है मेरे पास, 15 लाइन से कम नहीं है। मैं तो बोल रहा हूं कि 20 है, लेकिन फिर भी बहुत सारे होशियार चंद बोलेंगे कि सर 20 तो होगी ही नहीं है, विरोध करेंगे, इसलिए मैं अपने आप को बोल देता हूं कि भाई 15 है। अब 15 लाइन में स्टार्टिंग की 2 से 3 लाइन में आपको क्या लिखना है? जाति व्यवस्था क्या होती है, इसे बताना है कि जाति क्या होती है। फिर हम बोलेंगे, अब यहां पर तीसरी चौथी लाइन से हमने 2 लाइन में इसको डिस्क्राइब कर दिया कि जाति एक बंद वर्ग होती है जो समाज में स्तरीकरण का काम करती है, और इसमें सदस्यों की जो सदस्यता है वो जन्मजात होती है। विवाह या व्यवहार और व्यवसाय संबंधित कुछ नियम और निषेध पाए जाते हैं। ये आपने 2 लाइन में इसको जाति की परिभाषा लिख दी। कुल मिला के हमने परिभाषा के रूप में या अर्थ के रूप में बता दिया कि जाति क्या होती है। अब तीसरी या चौथी लाइन से आप बताना शुरू करेंगे कि भारत में जो जाति व्यवस्था है वो कब बनी। तो भारत में जाति व्यवस्था कब बनी, इसका कोई याद तो वर्णन तो है नहीं किसी के पास में भी, लेकिन हमें यह पता है कि पहले हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी, और वर्ण व्यवस्था में जब अनेक दोष आ गए या वर्ण व्यवस्था जब जन्म आधारित हो गई, तो उसी का नया रूप जो है वो जाति के रूप में बदल गया। अब इसे प्रेजेंट करेंगे आप। फिर आप बताएंगे कि भारत में जो दूसरी संस्कृति के लोग आए उनमें भी जाति व्यवस्था पाई जाती है। देखो केवल हिंदुओं में ही नहीं, बाहर से जब भारत में मुस्लिम आए, फारसी आए, फलाना आया, ढिमाका आया, तो फारसियों में भी पाई गई। फिर मुस्लिमों में भी जाति व्यवस्था हो गई। फिर ऐसे धीरे धीरे भारत के बाहर भी ये फैलना शुरू हुई। जैसे वर्तमान में जो है वो कंबोडिया में भी जाति व्यवस्था पाई जाती है। आप देखेंगे तो ताइवान में भी पाई जाती है, या आप देखेंगे तो इंडोनेशिया में भी पाई जाती है। इन देशों में भी जाति व्यवस्था धीरे धीरे पाई जाने लगी, या भारत से वहां भी फैल गई। अब क्वेश्चन पे आओ, क्या जाति व्यवस्था केवल भारतीय समाज की एक अद्भुत प्रघटना है? तो आप निष्कर्ष फिर आगे निष्कर्ष लिखेंगे लास्ट में, तो निष्कर्ष में आप बताएंगे कि नहीं भाई, जाति व्यवस्था भारतीय समाज की एक अद्भुत घटना है जिसने समाज में व्यवस्था बनाए रखने का काम किया। लेकिन यह केवल भारत में नहीं पाई जाती, भारत के आसपास के क्षेत्रों में भी इसका विस्तार है। जैसे उदाहरण दे दो हमने, जैसे दिए कंबोडिया, ताइवान, इंडोनेशिया, इनमें भी जाति व्यवस्था पाई जाती है। लेकिन भारतीय जाति व्यवस्था का स्वरूप इस प्रकार से रहा कि उसने समाज को एक विशेष प्रकार से विभाजित करते हुए समाज में व्यवस्था बनाने का काम किया। इस प्रकार के कुछ अच्छे शब्द बोलते हुए आप निष्कर्ष लिखेंगे, और ये क्वेश्चन का आंसर 7 नंबर में हो चुका है। आप सब लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे आंसर लिखना है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको सब कुछ समझ में आया, तो पहला काम आपको करना है कमेंट करने का और मुझे ये बोलने का, बताने का कि भाई आपको समझ में आया। अगर आप चाहते हैं कि मैं हर ऐसे वीडियो में एक क्वेश्चन आपको आंसर कैसे लिखना है ये बताऊं, तो भी आपको कमेंट करना पड़ेगा। और फिर दूसरा काम आपको करना पड़ेगा, ऐसा ही ये प्रश्न आज आपको लिख करके हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें सेंड करना होगा, ताकि मैं समझ सकूं कि मेरे बच्चे कैसा लिख पा रहे हैं। अगर आपकी गलतियां हैं तो उन्हें हम ठीक कर सकें। सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आबाद रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।